केन्स का उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत। जो पिछले दिन हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था प्रतिष्ठित सिद्धांत और प्रतिष्ठित सिद्धांत का आय और रोजगार का सिद्धांत। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो उनकी मान्यताएं थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है और अति उत्पादन नहीं हो सकता है, मुद्रा तटस्थ है और सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, लाइसेंस फेयर है, यानी सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था अपने आप चलती रहती है, जिसको इनविजिबल हैंड्स कहते हैं। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स कहा। तो वो सब हम पढ़ चुके और उसकी क्या कमियां थी ये भी हमने देखा। और ये जो उसमें कमियां थी, जो अभी तक मान लो अभी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स चली आ रही थी वो 1776 से 1930 तक, 1776 से 1928 तक खूब चली, अच्छी चली, उसमें कोई कमी नहीं आई कहीं भी। और 1700 जैसे ही 1929 आया, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन मैंने कई बार बता दिया है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब एक आर्थिक मंदी आ गई, बहुत बड़ी मंदी आ गई, क्योंकि उससे पहले ये कहा जा रहा था पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है और अति उत्पादन संभव ही नहीं है। इसलिए लोग जो है अपने आप से प्रोडक्शन करते जा रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था अति उत्पादन नहीं हो सकता। लेकिन जब 1929 की महान मंदी आई तो उसका रीज़न ही यही था कि सारा का सारा माल डंप हो गया, यानी जो प्रवाह था वो खत्म हो गया, प्रवाह नहीं हो रहा था, यानी आवागमन का मतलब मुद्रा का प्रवाह, जो आय का चक्रीय प्रवाह जिसको हम कहते हैं, वो हो ही नहीं पा रहा था, वो एक जगह पे स्थिर हो गया। तो जो उपभोक्ता थे उनके पास क्रय शक्ति नहीं थी, और जब उनके पास क्रय शक्ति नहीं थी तो वो कहाँ से खरीदते, तो वो जो है डिमांड नहीं कर पा रहे थे। और इधर जो प्रोड्यूसर थे, जो उत्पादक थे, उनके पास जब माल बिकेगा नहीं, जब माल जाएगा नहीं, तो कहाँ से वो कच्चा माल खरीदेंगे, यानी जो कुल मिला के जो मुद्रा थी वो बीच में फंस गई, ना इधर ना उधर, किसी के पास नहीं थी। तो इस तरह से 1929 ने केन्स को एक सबक दिया और इसी के परिणाम स्वरूप 1936 में उन्होंने एक बुक निकाली, जनरल थ्योरी, हम बता चुके हैं इसको, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। ये उनकी बुक आई। लेकिन मैं इससे पहले एक थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जब केन्स ने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, तो आंकड़ा उन्होंने ये लगाया कि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, और जब लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है तभी माल नहीं बिक रहा है। तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका में एक सिद्धांत दिया, गड्ढे खोदो और भरो, गड्ढे खोदो और पाटो। गड्ढे खोदो और पाटो का मतलब ये था, और इसको देखो सरकार ने इसको अपनाया है। इसका मतलब ये था कि लोगों के पास क्रय शक्ति पहुंचाना है, और क्रय शक्ति पहुंचाना काम किसका है? सरकार का, यानी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यहीं से समझते चलो, सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। तो उसमें सरकार जनता को क्रय शक्ति पहुंचाना तो चाहती है, लेकिन फ्री में नहीं पहुंचाएगी। फ्री में पहुंचाएगी तो लोगों की आदत खराब हो जाएगी। इसलिए केन्स ने सिद्धांत दिया कि व्यक्तियों से गड्ढे खुदवाओ, व्यक्तियों को काम दो, गड्ढे खुदवाओ, और दिन भर गड्ढे खोदे, शाम को उसको भरें और मजदूरी ले चले। तो जब ऐसा किया, सरकार ने माना नहीं इसको, और जब ऐसा किया तो लोगों के पास क्रय शक्ति आई, और जब लोगों के पास क्रय शक्ति आई तो उससे उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ को खरीदना शुरू किया, और जब ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना शुरू किया तो जो डंप था वो धीरे धीरे कम होने लगा।
और इससे जो प्रवाहित होकर के मुद्रा इनके पास उद्योगपतियों के पास भी आने लगी, यानी प्रोड्यूसर्स के पास भी आने लगी। तो इनको इधर उत्पादन की प्रेरणा मिली और उधर कस्टमर्स को या उपभोक्ताओं को खरीदने की या उपभोग करने की प्रेरणा मिली। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है। टोटल सिद्धांत यही है, हम लोग वहाँ यही पढ़ेंगे कि जब प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत केन्स ने इस जनरल थ्योरी के माध्यम से प्रभावपूर्ण सिद्धांत का मान दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या था? आय और रोजगार के सिद्धांत को उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहा। प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। तो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत ये यही है। प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत को अभी समझ लो। देखो, एक होती है प्रभावपूर्ण मांग, दो बातों पर निर्भर करता है, एक समस्त मांग फलन और एक समस्त पूर्ति फलन। तो समस्त मांग फलन, समस्त पूर्ति फलन तो एक निश्चित समय पे स्थिर हो जाता है, और समस्त मांग फलन जो है वही अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाया जाता है, यानी उसी में वृद्धि करके हम रोजगार बढ़ाते हैं। हम उसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक इसको समझ लो, गड्ढे खोदो और पाठो का मतलब प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत में क्या है। तो प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत में यही है C + I + G, ये है समस्त मांग फलन, और G स्थिर रहता है, यानी वो केन्स कहते हैं कि उपभोग और निवेश को बढ़ाए। कौन बढ़ाए? सरकार बढ़ाए, यानी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मजदूरी घटा करके हम अर्थव्यवस्था को संतुलित नहीं कर सकते हैं, तो हमें करना क्या होगा? हमें सरकार को समझ लीजिए, सरकार को उपभोग और निवेश करके लोगों की उपभोग में वृद्धि करनी पड़ेगी, और जब लोगों की मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी, जब लोग मांग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी पूरी की पूरी निकल पड़ेगी। और यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि केन्स ने पूर्ण रोजगार की बात नहीं की, बल्कि आंशिक रोजगार की बात की है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा सिद्धांत है। ये एक तरह से समझ लो भूमिका है, एक प्रीफेस है, एक स्टार्टिंग है। तो इस प्रकार से हम ये पूरा सिद्धांत इसको पढ़ेंगे। हमने बताया कि केन्स का जो उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत है, उसको केन्स कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत के दो भाग हैं, एक समस्त मांग फलन और एक समस्त पूर्ति फलन। समस्त मांग फलन, पहले समस्त पूर्ति फलन पढ़ लेते हैं। समस्त पूर्ति फलन क्या है? तो समस्त पूर्ति फलन देखो, एक अपनी भाषा में समझ लो, उत्पादन एक आउटपुट होता है और एक इनपुट होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आप तभी करेंगे जब आपको आउटपुट मिले, और आउटपुट मिले मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो। आपको आउटपुट अगर फायदे का मिल रहा है तब तो आप इनपुट करेंगे, वरना आप इनपुट नहीं करेंगे। तो एक ये मान लो कि आउटपुट जो है आपका डिमांड है, और इनपुट जो है वो आपकी सप्लाई है। सप्लाई आप पूर्ति तभी करेंगे ना। पूर्ति अभी यहाँ पर हमने एक जो ये सिद्धांत पढ़ा था, प्रवाह का सिद्धांत, तो यहाँ पे एक हाउस होल्ड है और यहाँ पे एक इंडस्ट्री है। तो ये क्या करता है? ये डिमांड करता है, ये जो है डिमांड करता है, और ये क्या है? ये सप्लाई करता है, ये यहाँ से यहाँ इसको सप्लाई करता है। तो अब इससे हाउस होल्ड का मतलब है व्यक्ति जो उपभोग करता है, जो उपभोक्ता है, उपभोग करने वाले हाउस होल्ड है, और इंडस्ट्री क्या है? प्रोड्यूसर है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये क्या करती है? सप्लाई करती है। तो एवरीडे सप्लाई, हम सारी सप्लाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? समस्त पूर्ति फलन यहाँ भी बनाए हैं। अभी पहले सप्लाई और इसको समझ लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जो इनपुट है, यानी कि कोई भी जब हम लागत लगाते हैं तो वो इनपुट कहलाता है, और जो हम खरीदते हैं, जो उपभोक्ता जो उत्पादन होता है उपभोक्ता के लिए, वो हम उसको आउटपुट कहते हैं।
तो इतना समझ लो, यही जो इनपुट है हमारा, यही हमारी जो है सप्लाई होती है। और इसके तमाम जो सप्लाई के तमाम बिंदुओं को ले लेते हैं, यानी कि एक बार जो प्रोडक्शन हुआ उसका जो सप्लाई हुआ, दूसरी बार जो प्रोडक्शन हुआ उसका सप्लाई जो हुआ, तीसरी बार जो हुआ, तो इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो वो समस्त पूर्ति फलन हो जाता है। तो समस्त पूर्ति फलन की अगर हमें परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो एक निश्चित रोजगार पर, इसको हम ऐसे समझ लें, एक निश्चित रोजगार पर कोई भी उत्पादक जितना उत्पादन करने का जो उत्पादन, एक निश्चित उत्पादन के लिए जो भी इनपुट लगाता है, जो भी इनपुट लगाता है, एक निश्चित उत्पादन के लिए जितना भी इनपुट लगाता है वही उसका कुल पूर्ति फलन है, वही उसका कुल पूर्ति है। और तो कुल पूर्ति के लिए हम आओ यहाँ पर एक इसके माध्यम से सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं। सारणी में हमने पूरा का पूरा बना लिया है, इसलिए ताकि बीच में हमें टाइम न देना पड़े। तो इसके लिए हमने क्या किया है, समस्त पूर्ति फलन अभी यहीं तक का हमें देखना है, क्योंकि अभी हमने समस्त मांग फलन नहीं पढ़ा है। समस्त पूर्ति फलन हमारा यहाँ तक है, हमें इसको देखना है। तो यहाँ रोजगार के एक निश्चित स्तर पर जितना इनपुट लगाते हैं, जितना हम पूर्ति करते हैं, वही हमारी कुल पूर्ति है। तो 10 यहाँ रोजगार हमने 10 लगाया है, जो प्रथम उत्पादन हम एक समझ लो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने 10 उत्पादन 10 रोजगार पर 10 व्यक्तियों को लगा करके 200 जो कुछ भी आप मान लो, क्विंटल, 200 करोड़, जो भी चाहो इसको मान लो, इतना उत्पादन हम कर रहे हैं। 15 व्यक्ति लगा करके 215 का उत्पादन कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रोजगार के साथ साथ बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा हम रोजगार लगाएंगे, इसका मतलब है कि हमें इनपुट उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही मशीन पे 10 व्यक्ति लगा दिए, 15 व्यक्ति लगा दिए, 16, 20, 50 लगा दिए, ऐसा नहीं है। अगर हमने एक मशीन की क्षमता 10 आदमी है तो उस मशीन पे हम केवल 10 ही आदमी बैठा सकते हैं। और अगर हमें 20 आदमी लगाना है तो इसका मतलब है कि हमें दूसरी मशीन चाहिए। तो इस तरह से हम जितना रोजगार बढ़ाना चाहेंगे उतने ज़्यादा ही हमें और पूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उतना ही हमारी पूर्ति बढ़ती जाएगी। अब 20 लगा रहे हैं तो 230 के बराबर की हमें पूर्ति चाहिए। 25, 250, 25, 270, 25, 280। हम एक निश्चित समय तक ही रोजगार लगा सकते हैं, रोजगार बढ़ा सकते हैं। एक निश्चित समय के बाद रोजगार हमारा स्थिर हो जाता है। ये आप इसको यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ तक हम रोजगार हमारा बढ़ता गया है, बल्कि यहाँ तक बढ़ता गया, लेकिन इसके बाद रोजगार हमारा स्थिर हो गया है। अब हमारा रोजगार ना तो कम होगा ना तो बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन हमारा वहाँ भी बढ़ता रहेगा। और इस प्रोडक्शन बढ़ने का रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि अभी जो मशीनें हैं, उन मशीनों की जो उत्पादन क्षमता है वो अभी पूरी नहीं हुई है, यानी उसका पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि एक निश्चित समय के बाद हम रोजगार में वृद्धि ना करके भी अपनी हमारी पूर्ति और बढ़ती जाती है, और पूर्ति कीमत हमारी बढ़ती जाती है। पूर्ति यहाँ पर पूर्ति कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक निश्चित समय तक ही हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन उसके बाद हमें वो जो समता नियम है और जो ह्रास नियम है वो लागू हो जाता है, तो हमारी लागतें बढ़ने के बाद भी उत्पादन हमारा नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ हमने रोजगार जरूर स्थिर कर लिया है, लेकिन ये हमारी जो पूर्ति कीमत है, जो हमारी लागत है, वो फिर भी ज़्यादा जा रही है। इस पूर्ति ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे घट रहा होगा। तो ये हमने पढ़ लिया समस्त पूर्ति फलन। समस्त मांग फलन की तरफ चलते हैं। समस्त मांग फलन की तरफ चलते हैं। समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन, हमने ये पढ़ा था प्रभावपूर्ण मांग का जो सिद्धांत है उसके दो भाग हैं, एक तो समस्त पूर्ति फलन और एक समस्त मांग फलन। और समस्त पूर्ति फलन एक निश्चित समय पे स्थिर हो जाता है, इसके बाद हम रोजगार में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और समस्त मांग फलन जो है, समस्त मांग फलन का मतलब है कि जो समस्त पूर्ति और समस्त मांग के द्वारा
प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या होती है। तो जहाँ पे समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन एक दूसरे को काट देते हैं, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग होती है। तो उसी बिंदु को ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। तो आप देख लेते हैं समस्त मांग फलन क्या है, इसकी परिभाषा समझ लें। समस्त मांग फलन हमने समझा दिया है, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट हमारा क्या है, समस्त पूर्ति फलन, और आउटपुट हमारा क्या है, एक मांग फलन है, मांग है। अच्छा, हम उत्पादन किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम करते जा रहे जो होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम उत्पादन किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। तो उस उद्देश्य के लिए हमें करना क्या है, हम पहले मांग फलन समझ रहे हैं ना, कुल मांग फलन समझ रहे हैं। कुल मांग क्या है या मांग फलन, दोनों एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे AS लिखा है एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ AD लिखा है एग्रीगेट डिमांड है। तो अब एग्रीगेट डिमांड, यही देखो प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जिसको समझ में आ गई वो प्रभावपूर्ण मांग को समझ जाएगा। प्रभावपूर्ण मांग बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन बस समझ लो। तो बस हमारी बात को ध्यान से सुनना। चलो आते हैं प्रभावपूर्ण कुल मांग फलन पे आते हैं। कुल मांग क्या है? कुल मांग एक आय का निश्चित स्तर होता है। उस व्यक्ति जो है उत्पादन उतना कम से कम करना चाहेगा जिससे कि उसकी लागतें पूरी हो जाए। तो वो जो एक आशा करता है, उत्पादन की जो एक आशा करता है, एक निश्चित रोजगार पर, परिभाषा यही लिखनी है, एक निश्चित रोजगार पर कोई भी प्रोड्यूसर उत्पादन की जो आशा करता है वही उसकी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड होती है, वही उसकी कुल मांग होती है। जैसे हमने मान लो ये 200, यहाँ पे रोजगार हमने लगाया 10 रोजगार 10 व्यक्तियों को लगा दिया, तो हम ये आशा कर रहे हैं कि 210 के बराबर हमारा उत्पादन हो, है ना। अभी यहाँ से हमारी इसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन कर सकते हैं हम 200 लगा रहे हैं तो 210 हमारा उत्पादन होना चाहिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने रोजगार 15 लगा दिया तो हमारा जो कुल उत्पादन है, कुल डिमांड है वो 220 हो गई। और 20 लगा दिया, रोजगार 20 लगा दिया तो 230 हो गई, और 25 लगा दिया 240, 30 लगा दिया 250, 35 लगा दिया 260। डिमांड है, देखो कुल मांग है, कुल मांग में हम इसलिए इसको स्थिर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा स्थिर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाई ये पूर्ति है, पूर्ति एक निश्चित समय पर स्थिर होती है। पूर्ति हम इससे ज़्यादा लागत नहीं लगा पाएंगे, हमारी एक निश्चित इंडस्ट्री होगी, हम उससे ज़्यादा लागत नहीं लगा सकते। लेकिन डिमांड क्या है, हमारी डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनें हो सकता है उस समय पूरी क्षमता से काम ना कर रही हों, उसमें क्षमता अभी बाकी हो, तो जो क्षमता उसमें बाकी होगी हम उस समय रोजगार और बढ़ा के उत्पादन कर लेंगे। यानी डिमांड के लिए तो हम कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन सप्लाई या पूर्ति एक निश्चित सीमा तक ही लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख से ज़्यादा तो लगा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर बिक्री ज़्यादा हो रही है तो मैं 1 लाख से ज़्यादा भी उत्पादन कर लूँगा। हो सकता है 2-10 लेबर बढ़ा करके और उत्पादन कर लूँ, तो ऐसा संभव है, इसलिए इसको यहाँ पे स्थिर नहीं किया गया है। अब चलो बात ये देखते हैं, ये तो हमारा क्या है, समस्त मांग फलन है। अब समस्त मांग फलन भी हमने समझ लिया, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्त मांग फलन की एक बार और परिभाषा कि रोजगार का वो स्तर जिस पर कोई भी उत्पादक उत्पादित करके जो आशा करता है, उत्पादन की जो आशा करता है, एक निश्चित रोजगार पर उत्पादन की जो आशा करता है, एक एक्सपेक्ट करता है कि हमें इतना मिलना चाहिए, तो जो आशा करता है वही जो है कुल मांग होती है। और अगर वही सारे कुल मांगों को जोड़ लिया जाए तो ये हमारा क्या होता है, समस्त मांग फलन होता है। इसको हम समस्त मांग फलन अनुसूची या मांग अनुसूची भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत।
प्रभावपूर्ण मान का सिद्धांत यहीं से देखते हैं। देखो इधर समस्त पूर्ति फलन, इधर समस्त मान फलन दोनों है, तो दोनों में हमें ये बताना है। अच्छा, पहले हम एक समीकरण ये नहीं बताए, ये हमारा समस्त पूर्ति फलन है। समस्त पूर्ति फलन देखो रोजगार वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम रोजगार दिखा दें, यहाँ पर हम समस्त मान AD और AS दिखा दें, ये दोनों इसी पे हम दिखा रहे हैं। AD और AS इसको बड़ा बना लें तो इसी में प्रभाव के मान को हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा N हो गया रोजगार और AD और AS है, AD और AS है, दोनों हैं। तो AD और AS को हमें दिखाना है। हमें यहाँ पर ये देख रहे हैं रोजगार की वृद्धि के साथ साथ समस्त पूर्ति फलन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो है ये वक्र हमारा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। और हमने ये भी देखा एक निश्चित समय के बाद स्थिर भी हो गया, तो हमारा ये एक निश्चित समय तक तो सही जाएगा, लेकिन उसके बाद ये स्थिर हो जाएगा। हम पहले इसको बना करके फिर सारणी समझेंगे। ये है हमारा समस्त पूर्ति फलन और ये इसके बाद ये हम मान लेते हैं कि यहाँ से स्थिर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक मान लेते हैं कि ये बढ़ रहा है और 25 के बाद वो स्थिर हो गया। जो और समस्त मान फलन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? समस्त मान फलन रोजगार वृद्धि के साथ साथ ये भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। 210, 220, 230, 240 ये भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं है, ये स्थिर नहीं होता। ये क्या होता है? ये स्थिर नहीं होता। ये हो गया हमारा AS और ये हो गया हमारा AD। तो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वह बिंदु ही क्या होगा? ये प्रभावपूर्ण मान का बिंदु होगा। तो यही वाला जो बिंदु है वो क्या है? प्रभावपूर्ण मान का सिद्धांत है, प्रभावपूर्ण मान का बिंदु है, प्रभावपूर्ण मान का बिंदु। यही बिंदु जो है वो प्रभावपूर्ण मान का बिंदु है। अब देखो अगर हम यहाँ और ये रोजगार N के बराबर है, यहाँ ये जो है रोजगार हमारा N है, ये क्या है? आंशिक रोजगार। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आंशिक रोजगार। ये आंशिक रोजगार का बिंदु है, यानी हम पूर्ण रोजगार नहीं है। हम केन्स इससे पहले जो हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़े हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है, पूर्ण रोजगार की अवस्था होती है। लेकिन इसमें केन्स ने कहा नहीं, पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं होती, बल्कि आंशिक रोजगार की अवस्था होती है। तो ये अब हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ही पहले देख लो। देखो ये क्या है हमारा? ये हमारा AS। इस बिंदु पे अगर हम देख रहे हैं N1 पे, तो इस बिंदु पे ये क्या है? AS सप्लाई हमारी कम है, जबकि AD कितना है? AD हमारा ज़्यादा, यानी अगर हम इसको P1 मान लें तो AS या AD ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ भी रोजगार हम बढ़ाते जाएंगे। हम चाहेंगे कि अभी जब डिमांड ज़्यादा है तो हम सप्लाई कम कर पा रहे हैं, यानी हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई और बढ़ा दें तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ सकता है, यानी हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और इस बिंदु पर तो देख ही रहे हो दोनों ही बराबर है, यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। और इस बिंदु पर ये आपको पता ही है प्रभावपूर्ण मान का बिंदु है। अब चलो अगर ऐसा हो जाता कि ये यहीं से काट देता या इसको यहाँ से क्रॉस कर देता, या अगर इसको यहाँ से क्रॉस कर देता, तो ये अभी पूर्ति जो है अभी पूर्ति स्थिर नहीं हुई है, अभी पूर्ति बढ़ती जा रही है, यानी हमारे पास अभी क्षमता है, हम और बढ़ा लेंगे। अभी हमें एक मशीन और लगानी है, तो ये जो है
हम मशीन और लगा के प्रोडक्शन कर लेंगे। तो यहाँ भी नहीं काटेगा, तो काटेगा कहाँ? काटेगा वहीं पे जहाँ पे हम अब हमारी क्षमता नहीं रह गई, यानी अब हम लागत और ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो जो लागत ज़्यादा नहीं लगा सकते तो प्रोडक्शन तो उसी के अनुसार होगा। तो प्रोडक्शन हम इतना कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आंशिक रोजगार है, जब आंशिक रोजगार है तो पूर्ण रोजगार का बिंदु तो आना ही चाहिए। तो पूर्ण रोजगार के लिए केस कहते हैं कि अब सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार हस्तक्षेप कैसे करती है? राजकोषीय नीति के द्वारा या मौद्रिक नीति के द्वारा। तो केस तो मौद्रिक नीति को नकारते हैं, फिलहाल उसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन राजकोषीय नीति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और सरकार को जो राजकोषीय नीति के माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगाई जा सकती है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को C+I+G वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी उपभोग और निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। निवेश बढ़ाएंगे, सरकार अगर निवेश बढ़ाएगी, उस इंडस्ट्री लगाएगी या उद्योगपतियों को सलाह देगी या उसको लाइसेंस देगी कि प्रोडक्शन करो, तो क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी। और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो ये जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ करके इधर चला जाएगा, यानी ये हमारा रोजगार का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये इसमें थोड़ा सा ऐसे जाता है, तो ये जो है ऐसे आ जाएगा और ये जो है पूर्ण रोजगार का बिंदु हो जाएगा। ये हम इस बिंदु को पूर्ण रोजगार का बिंदु कहते हैं, जो कि केस के अनुसार संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम पूर्ण रोजगार का बिंदु कहेंगे। ये हो गया हमारा प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे क्या। पहले वैसे सारणी ही पढ़नी चाहिए थी, फिर उसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों सेम है, पढ़ लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखो 10 रोजगार है, तो ये पहला D1 है, हमने यहाँ पे D1 लिख लिया और ये नई मांग कीमत है, हम इसको नई लिख दिए हैं एक संकेत के लिए कि ये हमारी नई सारणी है। ये हमारा 210, 220, 230, 240, 250, 260। तो पहले तो हम ये देख लें, ये जो है ये कहाँ पे प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहाँ आ रहा है। तो जहाँ पे समस्त पूर्ति और समस्त मांग बराबर हो जाए वो है हमारा प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। तो ये 230, 230 समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन, ये दोनों जो है यहाँ पे बराबर हो रहे हैं और इस बिंदु पर ही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। इसी बिंदु को ही हम प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहते हैं। अब देख लेते हैं जो ये हम इसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये बिंदु जो है, अगर हम उससे पहले देखते हैं तो ये समस्त पूर्ति फलन हमारा 215 है और समस्त मांग फलन हमारा 220 है, यानी डिमांड ज़्यादा है और हम सप्लाई कम कर पा रहे हैं। तो और जबकि हमारे पास क्षमता भी ज़्यादा है, जब हमारे पास अभी क्षमता और है, हम लगा सकते हैं, तो हम अभी और बढ़ाएंगे, यानी इसको हम और ज़्यादा अभी बढ़ाएंगे। ये समस्त पूर्ति को अभी हम और बढ़ाएंगे, अभी हम स्थिर नहीं कर रहे हैं, अभी हम और बढ़ाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे 230, 230, तब हमारा जो है पूरा ये जो है आंशिक रोजगार का बिंदु होगा और उसी को एक प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहेंगे। चलो नई वाले को देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्या है, 240 और 240, ये 240 और 240 ये है, यानी हम अभी इसमें और वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले 210 था, 220 हो गया, 220 से 230, 240, 250, 260, 270। अब अगर नई जो बनेगी तो वो कहाँ पे बनेगी? नया जो रोजगार का प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु बनेगा, वो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उपभोग और निवेश में वृद्धि कर दिया। उपभोग और निवेश में वृद्धि करके हमारी ये नई शेड्यूल रेखा बन गई, ये वाली बन गई। तो अब हमारा जो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु डिसाइड होगा वो इस बिंदु पर होगा। तो ये इसको हम नई प्रभावपूर्ण मांग बिंदु कहेंगे, नया प्रभावपूर्ण बिंदु कहेंगे। तो ये हम इस तरह से देख रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ अल्प रोजगार है, यानी कि यहाँ
अभी हम जब हमारी और क्षमता है यानी हम अभी सबको रोजगार नहीं दे पाए और जहाँ इसके यहाँ पर भी वही सिस्टम है। अब इसके बाद ये आता है पूर्ण रोजगार का बिंदु। ये जो है ये पूर्ण रोजगार का बिंदु है। और उसके बाद 250 अगर हम मान लो इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? इसको अगर हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए है रोजगार उतना रोजगार उपलब्ध ही नहीं है। और ये जब यही पूर्ण रोजगार संभव नहीं है तो ये तो असंभव है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कीन्स का उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत है उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है समस्त मांग फलन, और समस्त मांग फलन के द्वारा ही हम पूर्ण रोजगार का बिंदु ला सकते हैं। तो इस तरह से हम कीन्स का सिद्धांत को क्लासिकल सिद्धांत से कुछ ज़्यादा अच्छा मानते हैं और अच्छा पाया भी है।